अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी अटन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और दुआ कहूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही जो है वो खुशियों भरा हो, बहुत खुशगवार हो और आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही अहसन अंदाज में हुआ। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश खुर्रम रहें, अपने इर्द गिर्द अपने सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे एक कहावत है, कोट है, जैसे उसके यहाँ पे ज़रूर जो है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि लाइफ इज़ लाइक अ बाइसाइकिल। हमारी जो ज़िंदगी है वो बाइसाइकिल की तरह है। अगर हम उसे बैलेंस करते हैं तो हम इसे बड़े अच्छे से जो है इसके साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा होती है तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसे बहुत ही बैलेंस करके चलें ताकि आइंदा ज़िंदगी में आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना करना पड़े या कोई भी हर्डल्स आ जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और अनप्रेडिक्टेबल बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल कहते हैं कि इतना देखने वाले अक्सर लोग बहुत फिजिकल स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स कर देते हैं। तो आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए ज़रूरी है कि आप काम रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में ऐसे मौज़ूआत लेके आएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं और हमारी कोशिश होती है कि इन मुश्किलों में आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा कर सकें। सोशल मीडिया का आजकल दौर है और सोशल मीडिया के ज़रिए हर बंदा कहता है कि अगर आपके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है और अगर आप महीना उसके 50,000 नहीं कमा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और इसके पीछे जुड़ी और कौन से ऐसे पहलू हैं, उसी हवाले से आज बात करेंगे। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, किस तरह से घर बैठे कमा सकते हो और साथ ही साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उसका हमारी लाइफ पे किस तरह से जो है वो असर आता है। इस पूरे जो है मौजू पे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सईदा सिद्रा, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यू लुकिंग सो प्रिटी, You're looking so pretty, so good. Thank you so much. Okay. तो बिलाल, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर है और हर छोटा बच्चा, चाहे वो टीन एज में है या ग्रोइंग एज में है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। और एक ये भी जो है ना बहुत आम बात हो गई है कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है और आप मंथली जो है वो 50,000 के करीब अर्न नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मतलब बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है? अगर ये टॉपिक बड़ा आजकल कह लेंगे कप ऑफ टी है जिसको हर कोई टेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन इसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐसा मवाद फेंकें कि जो आपको लगता है कि पैसे कमाने के लिए, जो कि आजकल हो रहा है। एक वो टिकटॉक लाइव आ गया हुआ है, उस पर लोग बैठ के जो हरकतें कर रहे हैं और जो ये नहीं है, ये रवायात। अगर आपने अच्छा कमाना है तो फिर अच्छा आपके अंदर नजर भी आएगा, लेकिन अगर आप बिलो द बेल्ट जाके खेलेंगे, पैसा तो फिर बहुत है लेकिन जो इज्जत होती है वो नहीं मिलती। हाँ, वैसे आजकल वो एक सेक्टर के लिए इज्जत भी वैसी है कि उनके नज़दीक यही इज्जत है कि लोग उनको इसी तशहीर से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जैसे नालायक होंगे, वो नहीं ऐसी इज्जत चाहते, वो इसलिए इधर से पीछे हैं। अब बहुत अच्छा कंटेंट लाइक किया जा रहा है। अब हमारे हमसाय मुल्क भारत है, आपके ही ओवरसीज पाकिस्तानी, बरतानिया के अंदर, अमेरिका, यूरोप, जहाँ भी बैठे हैं, उनके कंटेंट्स बहुत बहुत अच्छे हैं। मतलब फनी वीडियोस हैं और ऐसा ह्यूमर है जिसपे मज़ा आता है, आपको मज़ा आता है देख के कि ये ह्यूमर है। अब आपकी ह्यूमरस सेंस है और फैसलाबादी की ह्यूमरस सेंस वैसे बहुत तेज़ है, उसको ज़रा यूटिलाइज करें, अच्छी वीडियोज़ बनाएं। फूड ब्लॉगिंग इस वक्त बहुत चल रही है, स्ट्रीट फूड ब्लॉगिंग। लोगों के पास एक वो फूड ब्लॉगिंग है जो कि अच्छे रेस्टोरेंट्स पे, एक वो है जो रेडियो पे छाबड़ियों की बना रहे हैं वीडियोस। अब देखिए उनको स्ट्रीट फूड, उनको भी अर्निंग मिल रही है, आपको भी, क्योंकि लोग बेसिकली टेस्ट, फैसलाबाद और गुजरांवाले के लोग वैसे खाने के पसंद है, ये ब्रांड कॉन्शियस है ही नहीं। ये जाते हैं जहां लून मिर्च पूरी हो गई उत्थे जाके रोटी खानी। अब ये जो चीज़ है, ये जो टेस्ट है ना, ये आपको डेवलप करवाने के लिए आपको उनका बताना पड़ता है। लोग टेस्ट करते हैं। मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैं खुद उनको देखता हूँ कि मुझे आरिफ चटखारा का वो बहुत तवा पीस बहुत पसंद है, तो मैंने 2-3 का देकर ट्राई किया, बट मैं उसके ऊपर फिर पॉइंट्स देता हूँ, यार इसका अच्छा है, उसका नहीं अच्छा, तो इधर जाऊँगा। अब ये जो चीज़ें आप इनको, मैं भी इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। अब मेरा भी कंटेंट होता है, लेकिन मैं अपनी न्यूज़ के हवाले से जो अपडेट न्यूज़ और ये वो कंटेंट लगा रहा होता हूँ, उसमें लोगों को इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन वहाँ न्यूज़ चैनल जब देखें कि बहुत तेज़ी से न्यूज़ मीडिया जो है
वो टर्न हुआ। हमारे ग्रुप जो CEO हैं वो सईद मोहसिन रजा नकवी बड़े क्लियर इस पे कह चुके हैं कि आप लोग अपनी जिंदगी को मोल्ड कर रहे हैं। वो आपके पास 2.5, 3, 4 साल हैं, उसके बाद अखबार खत्म हो गया, टीवी चैनल्स आ गए। टीवी चैनल्स इतनी तेजी से मूव ऑन कर रहे हैं कि हर चैनल का 10-10 मिलियन, हमारे चैनल्स के 7-8 मिलियन अब फॉलोअर्स हो गए हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे। तो आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। क्यों लोग अच्छा हो, इसके चैनल्स के आने से क्या हुआ कि जहां एक बहुत फ्लो ऑफ फेक इंफॉर्मेशन थी वो हमने कटर की। मतलब एक वाकया हो जाता है, फॉर एग्जांपल गुज़िश्ता रोज डी ग्राउंड में एक प्लाजा गिर गया, अब उसके ऊपर ऐसी रिपोर्टिंग भी हुई होगी सोशल मीडिया पर जिनका ताल्लुक मीडिया से नहीं, लेकिन हमारा काम फिल्टर करके चीजों को चलाना है कि हम उसके अंदर गेट कीपिंग करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आवाम के लिए फायदेमंद हो, आवाम को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। ये भी बहुत आ जाता है कि लोग इंसिडेंट को जो है वो मरोड़ तोड़ के, और थंबनेल्स इतने अजीबोगरीब फेक किस्म के बनाए जाते हैं कि आप लोग बस कहते हैं कि, क्योंकि थंबनेल को बेसिकली कहते हैं कि आप किसी भी खबर का जो है ना वो डोर होती है, उसका दरवाजा है, क्योंकि अगर वो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन उसको अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में बहुत लोग उसमें गलत बयानी भी कर देते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये आज का दौर नहीं है, ये पुराना दौर है। पुराने दौर से चीजें चलती हैं। फैसलाबाद में एक अखबार बिका, सदर ने इस्तीफा दे दिया, अब अखबार बिक गया हाथों हाथ। बाद में पता चला कि वो एक बाजार के सदर ने इस्तीफा दिया, पाकिस्तान के सदर ने इस्तीफा नहीं दिया। बेसिकली ये एक सेलिंग टैक्टिक्स हैं। मैं इसको अच्छी चीज समझता हूँ। ये किसी के दिमाग में क्रिएटिवनेस है तो वो बेचता है। वो जिस प्लाजे को कोई और, जैसे आपने भी एक स्टेटमेंट शेयर की कि सदर ने इस्तीफा दे दिया, इसमें और कोई नेगेटिव स्टेटमेंट करने में और उसको बिल्कुल डीफेम कर देना, कोई भी जैसे आम जो है ना शोबिस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी अदाकार या अदाकाराएं ऐसी हैं, उनका थप्पड़ मार दिया, अजीबोगरीब तरह की जो है ना वो पिक्चर्स लगा के और स्टेटमेंट लिख दी जाती है। हालांकि अंदर खबर ना बंदा लास्ट के 10 सेकंड तक भी वेट करता रहता है कि जो थंबनेल था वो किधर है भाई। कभी कभी वो होती नहीं है न्यूज थंबनेल में जो तो इस लिहाज से भी अगर हम सिर्फ न्यूज से हट के भी बात करें तो बहुत ज्यादा जो है ना लोगों को डीफेम करने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहां पे इसका अच्छा कंटेंट इसको क्रिएट करना, आपको नहीं लगता है कि जो है कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी आजकल यही देखते हैं कि ऑडियंस जो है वो किस तरह की चीज पसंद कर रही है। बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि नेगेटिव चीजों को लोग पसंद करते हैं, कुछ इस तरह की वल्गर चीजें हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उस तरह का कंटेंट जनरेट करना शुरू कर देते हैं। सिद्रा, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो किस तरह से आप समझती हैं कि कंटेंट होना चाहिए? So basically I have a platform on Instagram and all over, ठीक है। तो मेरे लिहाज से जब when you have a platform तो आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, you have to check and balance everything। तो कंटेंट इस तरह का डालना चाहिए कि आप फैमिलीज में देखें और आप किड्स के साथ अगर बैठे हैं आप तब देखें तो आपको वो चीज़ उन पर बुरी इम्पैक्ट न पड़े, ठीक है। मैं एज अ प्लेटफॉर्म हैविंग अ प्लेटफॉर्म ऑन इंस्टाग्राम, मैंने बहुत सारी ऐसे कंटेंट देखे हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एज अ मुस्लिम नहीं होना चाहिए। बट ये होता है कि लोग कभी कभी लिमिटलेस हो जाते हैं जस्ट टू गेटिंग द व्यूज़ ओवर। और आजकल मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ पर सिर्फ कंटेंट सिर्फ वो है, आपकी वाली बात कि सिर्फ वो चीज़ दिखाई जा रही है जो झूठ है, ठीक है, और वो रियलिटी नहीं है। एंड मेरे लिहाज से हर चीज़ का बुरा और अच्छी चीज़ होती है और आपको अपनी लिमिट्स में रहकर वो चीज़ चाहिए कंट्रोल करना। तो अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप एक अच्छी वीडियोस दे सकते हो, आप एक कंटेंट दे सकते हो जहाँ से आपको देख के लोग अपना कंटेंट बना सकते हैं, राइट। तो लेकिन लोगों में आजकल सिर्फ वो है कि नेगेटिविटी दिखा दो। और आपकी वाली बात बहुत अच्छी है कि आजकल नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं लोग। जैसे आप टिकटॉक पे देख लें, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है अच्छा भी है पर बहुत ऐसा कंटेंट है जो बुरा भी है। इंस्टाग्राम पे सेम एज रील में कुछ भी डाला जा सकता है, एनीथिंग, बट लोगों ने ज़्यादातर फहाशी और नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो एज अ ब्लॉगर आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल ऑफ देम कि जो भी अकाउंट अगर आप बनाना चाह रहे हैं या इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप पे एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन, कि आप एक अच्छा इम्पैक्ट अपने अकाउंट से दे सको जहाँ से आपको देख कर लोग वापस आ सकें इस प्लेटफॉर्म में टू मेक अ गुड कंटेंट एज मच एज। क्योंकि जितने भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे वो टिकटॉक है, तो मैंने ज़्यादा देखा है कि जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत टाइम लग रहा है और लोग उनको जो है इतनी जल्दी ना तो फॉलोअर्स मिलते हैं ना लाइक्स मिलते हैं। और आपको पता है कि लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में लोग आजकल बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी लोग डिसपॉइंट भी हो जाते हैं। अगर जो है रातों रात कोई जो है ना ओवरनाइट स्टार बन जाता है और कोई सालों साल मेहनत करता रहता है और वो जो है ना वो उसको वो मुकाम, वो रिवॉर्ड नहीं मिल सकता है। तो इस लिहाज से बिलाल, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उसका रुझान कितनी हद तक जो है वो बढ़ चुका है? अब मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का एक्सेस बच्चों को दे देनी चाहिए, लेकिन बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस, जैसे
मैं हमेशा हर चीज़ को पुरानी चीज़ से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि वहाँ तब सहूलियात मुख्तलिफ थी, अब सहूलियात मुख्तलिफ हैं। तब वालिदैन बच्चों को गेम्स लेके देते थे, नज़र रखते थे, अब बच्चों को सोशल मीडिया लेके देते हैं, नज़र रखें। एक्सेसिव इस्तेमाल तो हर चीज़ का बुरा है। आप खाने में आप कोई भी मीट ले लें, उसको आप एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे, उसके भी साइड इफेक्ट्स आएंगे। हर चीज़ का एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल बुरा होता है। इसे आप समझ लें, देर से समझ आ जाए या जल्दी समझ आ जाए और बात है। लेकिन मैं माजद के साथ, मैं हमेशा मेरी एक अपनी प्रोग्राम के अंदर भी एक राय आरा होती है कि मैं पब्लिक को भी तनकीद जरूर करता हूँ, क्योंकि मैं भी पब्लिक हूँ और मैं जिनके लिए प्रोग्राम करता हूँ वो भी पब्लिक है। हमने कंटेंट मीडिया थ्योरी, आपने खुद मीडिया पढ़ा हुआ है तो आपने वो डॉक्टर नॉम चॉम्स्की की थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि टेल पब्लिक दैट व्हाट दे आर थिंकिंग इज नॉट द थिंकिंग दे आर थिंकिंग, बट वी आर शोइंग दैट इज द राइट थिंकिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल क्या चल रहा है कि मीडिया देख रहा होता है जो चीज वायरल हुई। अब आप देख लीजिएगा, मैं वो कोई और टॉपिक ले लें, कोई बच्चों के साथ ज्यादती का मामला आ जाए, वो 10 दिन फिर वो आपको वही ट्रोलिंग नजर आएगी, उसके पीछे पीछे लोग भागेंगे। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे मसले हैं। आप देखेंगे सड़कों के ऊपर, एक कराची का जो फिक्स शुरू हुआ था, सड़कों के ऊपर गटर नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। फिर आपके पास इस वक्त देखें कि आपके बैगर्स की तादाद बढ़ रही है सड़कों के ऊपर, आपके पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हो रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है। पहले भी आपसे इसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी। मकसद क्या है, नौजवानों को ये रियलाइज करवाना है कि आपके अंदर अगर हुनर है तो मैदान में आए। वो कहते हैं मैदान तो सजा हुआ, भाग के तो दिखाएं ना। मैदान में तो शाह सवार गिरते हैं, गिरेंगे उठेंगे फिर जीत जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम समझने के लिए तैयार नहीं। हमें लगता है कि हम मेहनत किसी और तरफ करें, दुनिया बहुत तेज हो जाए, एआई आ गया है, आपके जितने भी फैमिली फिजिशियंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक कंप्यूटर पड़ा होगा, मैं जाऊंगा, नब्ज रखूंगा, वो यहां से टेस्ट करेगा, शुगर है, मैं टाइप करूंगा, उसके अंदर मुझे खांसी आ रही है, जुकाम है, नजरा, वो एक पर्ची निकालेगा, दवाई लूंगा। और आजकल वैसे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि जहां से आप डॉक्टर्स के साथ फ्री घर बैठे मेडिकेशन अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन फिजिकल जिम्स खत्म हो रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। वही जिम इंस्ट्रक्टर्स ने अपने आप को, जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया, वो क्लासेस घर बैठे लेते हैं। वो एक जिम में भी क्लास दे रहे हैं, वही ऑनलाइन भी लोगों ने ज्वाइन की। ऑनलाइन से वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, फिजिकल से वो कम। देखिए दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है। कोविड ने सबसे ज्यादा हिस्सा डाला, जो 15 साल का स्पैन था, कोविड ने 2 साल में उड़ा के पड़े मारा है और उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया इकट्ठा। बल्कि कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग का हो गया। जैसे आपने भी फूड की बात की है या ट्रैवलिंग की बात की। खैर ट्रैवलिंग तो तब नहीं थी इतनी ज्यादा, लेकिन घर बैठे बहुत लोगों ने अपनी फिटनेस पे काम किया है। और उसके अलावा बहुत सारी और स्किल्स हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जो है हमें मिल गई। अब तो हर दूसरे चैनल पे जो है ना, घर बैठी जो लड़की है वो मेकअप आर्टिस्ट है। वो चाहे अच्छा सिखा रही है, बुरा सिखा रही है, हर किसी के कोई ना कोई फॉलोअर्स हैं, हर कोई अपने जो है ना वो कंफर्ट के लिहाज से जो है वो काम कर रहा है। तो सीधा मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एज अर्निंग किस तरह से हम यूज कर सकते हैं? देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स वे यू कैन अर्न ऑनलाइन, बट मेनली आपका सबसे बड़ा, आपको पता है आजकल व्लॉगिंग इज द मेन, ठीक है। एंड व्हेन यू मेक अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम तो यू कैन गेट द फॉलोअर, लाइक यू कैन गेट द फॉलोअर्स, बट आपकी इनकम इतना स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। आपको ये बहुत बड़ी लोगों की गलतफहमी है शायद कि आपको स्टार्टिंग लेवल से इंस्टाग्राम की अर्निंग शुरू हो जाए। बट या व्हेन यू हैव अ गुड फॉलोअर्स, आपको एज अ पीआर यू हैव टू मेक अ वीडियोज ऑन देम। तो फिर आपको उन प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको पेड पीआर्स होते हैं, कुछ कोलैबोरेशन में होते हैं। सो देयर इज 2 नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो लेकिन कोलैबोरेशन में जब आप जाते हो तो आपको पेड नहीं होती वो, लेकिन अगर आप पेड पीआर में जाते हो तो दे विल गेट यू द अमाउंट व्हाट यू कैन लाइक गेट, ठीक है। तो द थिंग इज कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऐसे अर्निंग नहीं होती। हाँ, व्लॉगिंग से होती है, पर तब भी आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में मंथ्स में आपको प्रॉपर देना। लोगों को ये लगता है बेसिकली हमारे यहाँ पे कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म में जाते हो तो उनको ये लगता है कि जल्दी से बस फॉलोअर्स आ जाएं, जल्दी से लाइक्स आ जाएं, जल्दी से मेरा रेट, मतलब सब कुछ ऑल गुड हो जाए। पर इतना नहीं होता। हर चीज़ एक टाइम मांगती है, हर चीज़ मेहनत मांगती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस चीज़ पर पहुँचते हो, ठीक है। और लेकिन जब आप व्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो बेसिकली यूट्यूब पे आपको बहुत डेली कंसिस्टेंसी से चलना पड़ता है।
you have to upload क्योंकि the consistent रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम goes as well for Instagram too, ठीक है। Instagram पे आप पोस्ट नहीं डालोगे, आपका एल्गोरिथम डे बाय डे गिरता जाएगा, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से मजीद आपसे और भी जानूंगी, लेकिन वक्त जो है ना एक छोटे से ब्रेक का है। और किसी भी तरह की मेहनत हो, कोई भी काम हो, चाहे आप घर बैठ के कर रहे हो या घर से बाहर निकल के ऑफिसेज में जा रहे हो, हर टाइम हर काम जो है ना वो एक वक्त मांगता है, और उस वक्त के सिर्फ वक्त देना नहीं, उसमें मेहनत कितनी आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिवॉर्ड दिया जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात करें सोशल मीडिया के हवाले से कि किस तरह से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, स्पेशली वो वुमेन्स जो घर से बाहर नहीं जा सकती या मैरिड हैं, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी भी बाहर इंस्टीट्यूट में जाएँ और जाके अपना जो है वो स्किल उसको जो है वो सर्व करें। तो घर बैठे आप किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद ही अपने मेंटोर बन जाते हैं, खुद ही अपने ट्रेनर भी होते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ आप जब काम करते हो तो अपनी बहुत सारी वीडियोस देखते हो, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं क्योंकि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। आप टाइम के साथ साथ बहुत चीज़ें सीखते हो और उन चीज़ों को सीख के आप किस तरह से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और किस तरह से दूसरों के लिए आसानियां पैदा करके एक इंस्पिरेशन बन सकते हो, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में फीमेल ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेल ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने बहुत कम अरसा में जो है वो बहुत फेम कमाया है, और फेम के साथ साथ उन्होंने अपने बिजनेसेस घर से बैठ के स्टार्ट किए हैं और आज वो अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही हैं। और इस सब में उनकी फैमिली भी जो है वो बिल्कुल भी किसी तरह से इफेक्ट नहीं हो रही है। तो कोशिश करें कि जो भी करें, लेकिन एक बात देखें, एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि हर किसी का अपना लक भी होता है, कुछ लक का कमाल भी होता है, कुछ लोगों को 6 माह लगते हैं, कुछ लोगों को साल 2 साल लग जाते हैं। तो मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सब में। तो सीधा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हम बात कर रहे थे कि थोड़ा टाइम लगता है, डे 1 से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती। तो अगर कोई बंदा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है या सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है तो उसको कितना अपने माइंड में कितना टाइम एटलीस्ट रखना चाहिए कि मिनिमम इतने टाइम के बाद जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, या इतना टाइम का अरसा उसे मेहनत करनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ये कहूँगी इसमें सम अप करके कि आपका ये सारा कंटेंट पर डिपेंड होता है, ठीक है। यू गेन फॉलोअर्स बाय योर कंटेंट, बट मेरे लिहाज से इनिशियल जो टाइम होता है आपको 1 साल अपने आप को देना पड़ता है इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे गेटिंग फॉलोअर्स इज वेरी टफ एज यूज इंस्टाग्राम? नहीं, आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड व्लॉगर समटाइम्स, बट नॉट डेली। तो इज इट ट्रू कि इंस्टाग्राम जो है वो आपकी बेसिक आपकी ट्रैफिक गेनिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करता है कि अगर आपकी इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है तो फिर उसको ड्रैग करना अदर प्लेटफॉर्म्स इजी हो जाता है? क्योंकि जब आप देखिए आपकी व्हेन यू हैव ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम तो आपकी वो यूट्यूब पे कन्वर्ट करने पे आपको बहुत ईजी होगा। इसलिए पहला स्टेप यू हैव टू टेक योर इंस्टाग्राम, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो इंस्टाग्राम पे नहीं आते बट दे वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब जीरो से। जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपका बहुत टाइम लगता है, आपकी बहुत मेहनत जाती है, लेकिन व्हेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम बेसिकली तो आपको लोग थोड़ा नो लाइक यू नो जानते हैं कि मे बी गुड कंटेंट और शी इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर, तो फिर वो आप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपकी लाइफ देखना चाहते हैं, फिर वो आपको ट्रैफिक वहाँ से मिलती है। लेकिन यूट्यूब पे एज कम्पेयर आपको मेरे ख्याल से 6-7 मंथ्स कंसिस्टेंसी डेली वीडियो अपलोडिंग, अगर आप रुक गए तो फिर आपको और टाइम लगेगा। एंड एज सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम एज वेल, यू हैव टू बी लाइक ऑन कंसिस्टेंसी, रील्स डालो, अपलोड करो, like show them a really good life and real life what you are living, not a fake, you know। आजकल बहुत ज़्यादा फेकनेस बहुत चली हुई है, जो इंसान खुद है वो नहीं दिखाता प्लेटफॉर्म पे, एंड बहुत सारी चीज़ें वो फिल्टर कर जाता है समटाइम्स। और मेरे डेली रूटीन में स्टोरीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपके अकाउंट को बहुत ज़्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देता है। अगर आप डेली कुछ ना कुछ जो है वो साथ में स्टोरीज शेयर कर रहे हो, रील्स कर रहे हो, तो आपके अकाउंट जितना ज़्यादा एक्टिव होगा लोग आपके साथ उतना ज़्यादा आके कनेक्ट करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। बिलाल, क्योंकि आप भी जारी बात है, एक तो हमारी फील्ड वैसी है, दूसरा आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो सोशल मीडिया को अर्निंग के लिए किस तरह से यूज़ किया जा सकता है? स्पेशली जितने टीनेजर बच्चे हैं वो बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनको किस तरह से मोटिवेट करके सोशल मीडिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे ना सिर्फ आप पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं तो इसको गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कस करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ इंस्टाग्राम, टिकटॉक पाकिस्तान में अर्निंग नहीं दे रहे, मोनेटाइजेशन नहीं अलाउड है, फेसबुक की अलाउड नहीं है, अलाउ हो जाती तो मिलता ही कुछ नहीं है। अब मोनेटाइजेशन के लिए लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स यूके, यूएई, सऊदी अरेबिया, किसी और इवन अफगानिस्तान, ईरान का अकाउंट देने पड़ते हैं। मैं ये जो सच्ची बात,
गवर्नमेंट इस लेवल पे है कि देखें हम यहाँ डॉलरों के लिए रो रहे हैं, हमारे पास ज़र मुबादला नहीं है। ये जब बच्चे जो हैं, ये नौजवान जो हैं सोशल मीडिया पे जब अर्न करेंगे मोनेटाइजेशन के जरिए, तो पैसा किसको आना है? ये आप ये देखें कि ये बिल्कुल जीरो इंपोर्ट के साथ 100% एक्सपोर्ट है। तो आप उनको कहें कि आप जहां बरतानिया दीगर ममालिक के अंदर इसको इस काबिल बना रहे हैं, तो एक चेक एंड बैलेंस लगा दिया जाए, उसके मुताबिक जो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है उसको अलाउ कर दिया जाए। वो इंस्टाग्राम के ऊपर मोनेटाइजेशन करवाए। अब मैं आपको एक बताता हूं, मैं मोनेटाइजेशन के काबिल हूं लेकिन नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि कोई अकाउंट दे, मैं नहीं दे रहा, मतलब मेरे पास इवन है फैसिलिटेशन लेकिन मैं नहीं दे रहा। क्यों? ये तो फिर वही है ना, आप एक अपनी कमाई के अंदर खुद एक दो नंबरी पैदा कर रहे हैं। तो अगर बेसिकली गवर्नमेंट इसके बिहाफ के ऊपर इसको एक देखे, अब गवर्नमेंट के पास टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री खत्म करके कॉमर्स की मिनिस्ट्री बना दी। क्यों? गवर्नमेंट को लगा कि कॉमर्स की मिनिस्ट्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट को पता चला कि ज़राअत की मिनिस्ट्री। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं रियलाइज कर रही कि हमारे पास इस पर सोशल मीडिया के लिए भी एक यंग एक मिनिस्टर हो जो इसको एड्रेस करे। इसके पास इतना पैसा, इतनी दुनिया एआई के ऊपर आ रही है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक मिनिस्टर लगा दें। वैसे भी अगर गवर्नमेंट लेवल पे इसकी जो है वो कोई स्ट्रेटेजी प्लान की जाएगी तो उसमें बहुत ज्यादा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि जितने नेगेटिव उसमें कंटेंट है या बहुत ज्यादा फेक अकाउंट्स हैं या बहुत ज्यादा जो है वो वल्गैरिटी को लोग प्रमोट करते हैं, या लोग समझते हैं कि कुछ भी आप फहाशी फैलाओगे तो आपको ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। तो इन सब चीजों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं उस पर हंस रहा था उस दिन एक प्रोग्राम में, हमारे मीर साहब कह रहे थे, जो हमारे सूबाई वजीर हैं कल्चर के भी, तो वो कह रहे थे ये स्टेज ड्रामा में फाशी हो रही है। मुझे तो लगता है टिकटॉक स्टेज ड्रामा ही बनी पड़ी है, हमें तो लगती है स्टेज ड्रामा को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब अर्ली टिकटॉक आई थी ऐप, डब मैच से उसको कन्वर्ट करके टिकटॉक, तो तब उस पर बड़ा अच्छा एक रीजनेबल रिस्पेक्टफुल जो था ना उसमें था, लेकिन अब कंटेंट है लेकिन उसमें जो है वो ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की हो गई है जो बहुत ही अजीबो गरीब तरह का, कि आप अकेले बैठ के भी ना समटाइम देखते तो बड़ा क्रिंजी लगता है कि ये क्या किस तरह का जो है ना लोगों ने क्रिएट करना शुरू कर दिया है कंटेंट। मैं उसके अंदर एक चीज बड़ी कहना चाहूंगा, बड़ी माजरत के साथ, बहुत सारे लोगों का दिल दुख सकते हैं मेरी इस बात से। अभी रबीउल अव्वल शुरू होने वाला है तो हमने नात खां बन जाना है। मुहर्रम आया था, हम नोहा खां बन गए थे, और उसके बाद जैसे फिर सारे मुजरे भी अपलोड हो रहे हैं, गाने भी अपलोड हो रहे हैं, हम अपने दीन का मजाक उड़ाते हैं, अपनी शख्सियत का मजाक उड़ाते हैं। ये बड़ा सीरियस टॉपिक, बड़ा सीरियस होता है। दिल दुखता है कि आप देखें, आपने कुछ करना है तो आप प्लीज करें, लेकिन फिर दर्स ना दें। अगर दर्स देना है तो फिर आप इधर ना आए, एक लाइन पकड़ लें, उस लाइन के ऊपर चलें और चलते जाएं, और यकीन माने उसमें आपकी कमाई ज्यादा हो जाएगी। क्यों? आपके फॉलोअर्स हैं तो वो आपके दीनी फॉलोअर्स इधर ये नहीं देखेंगे, ये वाले फॉलोअर्स वो नहीं देखेंगे, तो दोनों को आप मिक्स ना करें। उनकी भी खिचड़ी पक जाती है, यार मैं इसको तो कितने दिन देखूं, कितने दिन ना देखूं, फिर आपको वो ट्रोलिंग करते हैं। आप ट्रोलिंग से बेसिकली पैसा क्या समझते हैं, मेरी फॉलोइंग बढ़ी, ये फॉलोइंग नहीं बढ़ती। देखें, एक जुमला बोला जाता होता है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम होंगे तो फिर बदनाम ही होंगे। नाम नहीं होता, वो नाम भी गंदा होता है। बदनाम ना होंगे तो गंदा नाम होगा, अच्छा नाम नहीं होगा। अच्छा नाम बनाना चाहते हैं तो अच्छा उसमें बोल रहे होंगे बदनाम ना होगा तो क्या नाम ना होगा, कि नाम फिर होगा लेकिन वो किस सेंस में बदनाम ही होगा, वो फिर वो अच्छा नाम नहीं बन सकता। अच्छा नाम बनाना चाहते हैं लोग, आपको रिस्पेक्टफुली देखें, आपको मिलें। मुझे मैंने अपना अगर एक प्रोग्राम के अंदर भी एक फॉर्मेट बनाया हुआ, तो मैं थोड़ी सी तनकीद करता हूँ। मैं सामने डीसी एसी सारे खड़े होकर सामने आवाम को भी करता हूँ, उनको भी करता हूँ, लेकिन लोग इस तरह समझते हैं कि आप नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन अगर मैं उनके मुंह पे खड़े करके उनकी तारीफ कर दूं, आवाम को देख के उनकी तारीफ कर दूं, इवन मुझे कुछ लोगों ने मना किया कि आप जब पब्लिक को तनकीद करते ना किया करें, आवाम रिएक्शन में आए। मैं कहा एक बात याद रखें, सच्ची बात करेंगे कोई नहीं लड़ेगा। अगर आप दो नंबरी बात करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि मुनाफिकत आपके दिल में होगी, तो फिर आपको वहां कुट भी पड़ेगी और मार भी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने वर्डिक्ट के ऊपर, अपने बोले हुए लफ्जों के ऊपर खड़े हैं, कायम हैं और सोच के तोल के बोल रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि आपके साथ लोग मिलेंगे, उनकी सोच बदलना एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम है। मैं वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हूं, मैं सोसाइटी के बुरे के अंदर शामिल होने वाला नहीं हूं। ये हमें भी एक एज अ जर्नलिस्ट, हर जर्नलिस्ट को वैसे भी हमेशा से जो है वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद जो है वो थोड़ी खतरनाक चीज है। जैसे आप बात कर रहे हो कि एक ही अकाउंट पे जो है मुख्तलिफ तरह का कंटेंट आता है, जैसे इवेंट बदलते हैं और इस्लामिक इवेंट आते हैं बहुत सारे, वो बिल्कुल वही जो माजरत के साथ
वही खवातीन जो बिल्कुल भी अपना ओढ़ना पहनने का, मर्द भी। नहीं, मैं आपको एक वो बात करने लगी थी कि बहुत सारे हम अपने लिबास का भी ख्याल नहीं रखते, और वही होती हैं कि जैसे आपने बात की रवैया बुलाएगा, नाथ को बन जाएंगे, सर को ढक लेंगे। आप या तो फिर अगर रिस्पेक्ट करना चाह रहे हो तो या तो उन दिनों में आप कंटेंट अपलोड करना ही बंद कर दो, ताकि आपकी जो ऑडियंस उनको पता हो कि इस तरह का कंटेंट है, और इस तरह का वो उन दिनों में जो आपका नए फॉलोअर्स आएंगे ना, उनको लगेगा कि अच्छा ये तो शायद इसी तरह का बनाते हैं, और बाद में जब वो देखेंगे तो वो बड़ा उसमें भी आता है फिर लोगों से ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब आप पब्लिक फिगर बनते हो और आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो, तो आपके अंदर ना हौसला और बर्दाश्त होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस तरह का कंटेंट जब बनाओगे तो आपको हर तरह के कमेंट्स भी आएंगे, आपको हर तरह के लोग जो है वो देखेंगे, टारगेट भी करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें हम सिंपैथीज को गेन करने की कोशिश करते हैं कि लो जी हम तो बड़ी इज्जत से घर बैठ के हम किसी को कौन सा बुरा भला कह रहे हैं। तो आप खुद अगर दूसरे को मौका नहीं दोगे खुद पे उंगली उठाने का, तो कोई भी आप पे उंगली नहीं उठा सकता। तो जरा सोचिए कि आपको किस तरह का कंटेंट बनाना है, किस तरह की चीज़ को प्रमोट करना है, आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, उसको आप किस तरह से एक मैनर वे में जो है वो पॉलिश कर सकते हो। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से कि किस तरह से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए जो है वो अर्निंग कर सकते हो, और किस तरह से आप घर बैठे जो है वो अपने लिए इनकम का जो है वो जरिया बन सकते हो, और आपको कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझें कि कोई प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, आप अपने घर के कंफर्ट में और किसी भी टाइम आप अपने अगर मैरिड हैं तो अपने बच्चों को सुला के लेट नाइट भी जो है वो शूट कर सकती हैं, आपको हर तरह की रिलैक्सेशन है, तो क्यों ना उस पर ऐसा कंटेंट जनरेट किया जाए जिससे आपको ना सिर्फ आपकी स्किल को लोग पहचाने बल्कि आपको इज्जत की निगाह से भी देखें, चाहे वो खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं। और इसके साथ साथ आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठ जाना होता। आप जो भी अपनी जॉब्स कर रहे हैं या जो भी आपकी रूटीन है आप उसको फॉलो करते हुए थोड़ा टाइम देना शुरू करें, जैसे आपको लगे कि आपके लिए जो है वो इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गई है और ये इनफ है। जो आप अपनी मंथली महाना अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो उसके साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, किसी तरह की कोई कैद नहीं है, आप अपने बॉस खुद होते हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको किसी के सामने जवाब दे नहीं होना, आपको किसी के सामने जाके ये नहीं कहना है कि आज मैंने जो है वो वीडियो कंटेंट जो नहीं है वो अपलोड नहीं किया है। तो आपका क्या है कि आप अपने बॉस खुद ही हो, आपको अपने कंफर्ट में रहना है, आपका टाइम अपना हर चीज़ आपके हाथ में है, तो उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है ये भी आपके अपने हाथ में ही है। सिदरा मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि फैशन आपकी नीच है और उसी हवाले से आप जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो उस हवाले से आप बताएं कि लोग अगर इसी नीच को आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं तो कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मद्देनजर रखनी चाहिए और किस तरह का जो है ना वो स्टार्टिंग में उनको कंटेंट जनरेट करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ऐसा कंटेंट जनरेट जैसे हम नॉर्मल वेयर करते हैं, राइट, शलवार कमीज एंड ऑल दैट, तो यू हैव टू मेक अ वीडियो, स्टाइलिंग वीडियो हो गई, लाइक पॉप अप थिंग्स विद ज्वेलरी एंड बैग्स एंड वट एवर यू हैव, वॉचेज, एक्सेसरीज, तो आपका पॉप अप हो जाता है ड्रेस, क्योंकि आप ड्रेस खाली पहनोगे वो आपकी वो नहीं निकलेगी। तो स्टार्टिंग में कंटेंट आपको इस तरह जनरेट करना चाहिए कि एवरीवन हु एवर इज वॉचिंग तो वो आपको कंटेंट पसंद करे, ठीक है। यू हैव टू लाइक टेक अ लिटिल स्टेप देन गो ऑन बिगर। तो स्टार्टिंग में आपका कंटेंट स्टाइलिंग से होना चाहिए, देन मेक अ ट्रांजिशंस वीडियोस फर्स्ट लाइक विदाउट नॉर्मल एंड देन फिर यू जस्ट गो लाइक व्हेन एवर यू गोइंग और आप रेडी हो जाते हो, देन यू हैव टू मेक अ ट्रांजिशन। फैशन इश है कि यू हैव अ जैसे हम वेस्टर्न ईस्टर्न भी पहनते हैं वेस्टर्न भी पहनते हैं, तो व्हेन यू लाइक वो जीन्स पैंट्स और आपको इसकी तरह की स्टाइलिंग्स करनी चाहिए विद अ लॉन्ग टॉप बट इन द लिमिट्स, don't cross that. I again say that because somehow people are so judgmental और वो आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके उस चीज़ पे जज करते हैं जिसको आप अपलोड करते हो, और उस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखकर एज अ सोसाइटी एंड एज अ प्लेटफॉर्म होल्डर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर एवरीथिंग वट एवर यू अपलोड। तो मेरे ख्याल से कि आपको हर चीज़ को देखकर चलना चाहिए और कंटेंट आपको इस तरह का बनाना चाहिए, मेक अ स्टाइलिंग वीडियोज़, गुड ट्रांसफॉर्मेशन, डेली लाइफ रूटीन, मेकअप वीडियोज़, गोइंग लाइक रील्स, तो फिर आपको विद द टाइम बहुत अच्छी अच्छी अकाउंट्स एंगेजमेंट मिल जाती हैं, आपको ब्लॉगर फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो या दैट्स ऑल।
ओके तो बिलाल, मैं जैसे हम इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की बात कर रहे हैं, बहुत सारे और भी दीगर प्लेटफॉर्म से फ्रीलांस मार्केट की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आके अपनी स्किल को जो है ना वो लोगों के सामने प्रेजेंट करने के बजाय समझते हैं कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांस मार्केट है, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उनके हवाले से अगर अर्निंग की बात करें, बहुत सारे फेक अकाउंट भी हैं। पाकिस्तानियों पर इंटरनेशनली लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं इसमें। अच्छा, ये जो बात है ना, मैं इससे एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में फेक है, पूरी दुनिया में ऐसे नमूने पाए लेकिन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक चीज हाईलाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे सुनने में आता है कि पाकिस्तानी, हम खुद हाईलाइट कर रहे होते हैं। मैं आपको पहला ऐसा बिजनेस जनरेट कर सकते हो जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर, स्वयं लंदन में मैंने खुद देखा कि लोग इसको चलाते हैं। लंच बॉक्स के नाम से आपको दोपहर के टाइम एक टिफिन मिलता होता था, वो आपको देके जाते हैं, फिर लेके जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ये भी तो है ना कि आज भी हमारी सोच ऐसी है कि जो आम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, अगर खवातीन आना चाहती हैं तो पहले तो उनको ये मना कर दिया जाता है कि हाय रिश्तेदार देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, बहन भाई देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। आपका पता ही कोई नहीं है इसमें। आपने बेसिकली एक नंबर लेनी है, सिम न्यू, उसका आपने ऑनलाइन देना है। आपकी शक्ल नहीं आ रही, चूल्हे पे चीज पकती आ रही है, आपने उसकी सिर्फ डेकोरेशन या उसकी सर्विंग शो करनी है। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। वो लड़का घर से वैसे भी सामान लेने जाता है, सब्जी लेने जाता है, वो अगर लेके किसी के घर के बाहर दे देगा, उनसे ऑनलाइन अर्निंग कर लें या आप उनको वैसे वहां से पे कर लें। मेरे ख्याल में इस मुश्किल हालात में सफेद पोशी का भरम यही है कि आप खुद कुछ करें, ना कि फिर इशारों पे जाके हमें हाथ फैलाने पड़े, ना कि किसी उन रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि हमें कुछ देंगे फिर कुछ नहीं कोई देता। उस शर्म और हया को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर लें, ये ना कल को आपको उन्हीं रिश्तेदारों जिनसे आप हया रख रहे हैं उनके सामने हाथ फैलाना पड़े। बेहतर मुस्बत रवैये इख्तियार करें। और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं इस पाकिस्तान के अंदर, इतना कुछ मौजूद है कि आप अनगिनत है। अभी सर्दियां शुरू हो जानी है, सूप जो है वो ऑनलाइन लोग घरों से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखें, आप अगर किसी को प्रोवाइड करेंगे वो नहीं लेगा, वो आपसे बाय कर लेगा। और फिर मार्केट से अगर आपका 100 रुपया 50 रुपया कम है, ऑलरेडी कम चल रहे होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली, और फिर होम मेड फूड मैं तो बहुत वैल्यूएबल समझता हूं। आप बहुत बड़े ब्रांड्स की तरफ से, अच्छा चले मैं आपको जिक्र अभी इसका कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में शराब भट्ट हमारे बड़े जी कॉस्मेटिक पर्सनालिटी के मालिक हैं, वो अब देखें बहुत सारी चीजें बना रहे होते हैं डिफरेंट, और उनका एक बड़ा अच्छा कंटेंट है, साफ सुथरा कंटेंट बनाने वाले लोग तो बहुत मौजूद हैं। फिर मैं फैसलाबाद से दो बड़ी ब्लॉगर्स जो हैं, जिसमें मरियम परवेज हैं और हिजाबियन गर्ल जो हैं, इसी शो में आ भी चुकी हैं। हमने बुलाया हुआ तब कोई फॉलोइंग नहीं थी, आज देखें उन्होंने एक कंटेंट पकड़ा, अच्छा पकड़ा और चलती। एक लड़की अस्का के साथ मैंने भी ईद शो किया था, उसने क्या किया, उसने ऑयल लिया और ऑयल मिक्स करके उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, वो भी चला। ये वो लोग हैं, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी रहे और आज हम सोचते हैं अच्छा ये मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, यार हम भी तो लोगों को अच्छा गाइड कर सकते थे। प्रॉब्लम क्या था, हमने नालायकी ये की कि हम उस अच्छे फॉर्मेट को हमने सिर्फ मैं इसको एडमिट कर रहा हूं, हमें एडमिट करना पड़ेगा। मैंने ये समझा यार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ गंदगी के लिए, ये नहीं था। हमने इसको लेट अडॉप्ट किया सिर्फ ये समझते हुए कि ये गलत था। वो फिर उसी थ्योरी के अंदर ये भी आता है ना, इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर, फिर लेट अडॉप्टर एंड मेजॉरिटी, फिर लैडर्स आ जाते हैं। फिर मेरे ख्याल जैसे तो नलायक लैडर्स के अंदर आ जाते हैं, जब सारे लगे चलो इस भी लाके देख लिए, फिर पैसे नहीं मिलते। फिर पैसे तभी मिलने जब आपने एक नई टेक्नोलॉजी की अडॉप्ट करना है और मुस्बत सोच के साथ चलना है। पॉजिटिविटी हमारी अप्रोच में होती है, कंटेंट में वो झलकती है इस शख्स का। मैं अगर सियासत पे जब प्रोग्राम करता हूं तो मैं अक्सर किसी को 4 नाम देता हूं कि आपको इनमें से कौन सी सियासी जमात पसंद है, तो जिसका नाम लेते हैं ना, इसका मतलब वो उसका फेवरेटेबल होता है। और ये साइकोलॉजी कहती है कि जिसका नाम आप पहले देते हैं, आप उसे या तो पसंद कर रहे होते हैं या उसका फॉलोअर होते हैं। यही एग्जैक्टली होता है कि आपकी सोच आकाश करती है कि आप किस घर से आए हैं, किस खानदान से आए हैं और किस सोच को लेके आए हैं। अगर आपने हक हलाल का कमाना है, अच्छा कमाना है, साफ सुथरा कमाना है, तो फिर देखें एक रेडी वाला भी साफ दाल चावल लगा के बैठा होता है, एक गंदे दाल चावल भी लगा के बैठा होता है। आपकी अप्रोच क्या है, आपने उसके पास जाना है। अगर आपने गंदे के पास जाना है तो फिर बाद में पता चलता है मुर्दा मुर्गियां भी थी और पता नहीं क्या कुछ उसने आपको खिला दिया। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने 70 रुपए लीटर वाला दूध लेना है या हमने 170 वाला लेना है। 70 वाला मिक्सी होगा, आर्टिफिशियल होगा, 170 वाला ओरिजिनल होगा। हमें
चीज़ों को एलेबोरेट करने के लिए हमारे अंदर एक ज़मीर मौजूद है, वो एक फिल्टर है, उसके साथ बड़े क्विकली फिल्टर हम कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन कभी कभी हम उस ज़मीर को खुद दनिस्ता तौर पर मारकर फिल्टर नहीं कर रहे होते, जिसमें हमारी गलती सरे फहरिस्त आती है। बिल्कुल। और जैसे आपने बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, तो मुझे लगता है कि आपने जो खुद को नालायक कह के कहती ना मैं अलजमेल था, तो मुझे लगता है कि कोई भी एज नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्ट लेने की जरूरत है। बता रहा हूं जो शायद अभी तक नहीं है, मैं उनको बेसिकली अपने आप को कहते हैं ना, दूसरे की जुबान में उनको कहूं बुरा तो बुरा मानेंगे, इसलिए मैंने अपने आप को कह दो ताकि सही बात है, इससे आपका मैसेज भी चला जाता है। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सिद्धा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जो है वो पूरी ऑडियंस को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एज वेल। सोशल मीडिया के जरिए आप घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, किसी भी उम्र से आपका ताल्लुक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर का टैलेंट क्या है, आपके अंदर की स्किल क्या है, और आप उसको किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं, और किस तरह से आप लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। बिल्कुल जो बिलाल ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, फैसलाबाद से ही बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने आज से 2 से 3 साल पहले जो है वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को चूज किया, मेहनत की, और आज अपने घर से ही बहुत अच्छा खासा जो है वो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ना सिर्फ बल्कि बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और बिल्कुल भी उनकी फैमिली, उनके बच्चे निगलेक्ट नहीं हो रहे। तो हमारी यही कोशिश है कि आज के इस पूरे सेशन से कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सूदमंद साबित हों। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10 और बात करें पावर सेक्टर के हवाले से, लूम्स के हवाले से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, तो इसके अंदर ही बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिस पे बात करना शुरू करें तो हर सेक्टर को बहुत सारे मसाइल का सामना है, और इन सब मसले मसाइल में हुकूमती पॉलिसीज़ क्या हैं और किस तरह से जो मालिकान है उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है, किस तरह से वो अपना जो है वो बिज़नेस को चला रहे हैं, और उससे उनकी जितनी भी लेबर है वो किस तरह से इन्फेक्ट हो रही है, किस तरह से वो पूरी तरह से जो है ना उनका सेक्टर के बंद होने से या जितनी भी तंगी दौर से वो चल रही है उसका मजदूर की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है राना अब्दुल गफूर, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मियाँ तारिक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी मिजाजी गिरामी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बहुत मुश्किल हालात हैं, तो उसमें जब आपसे कोई आपकी खैरियत दरियाफ्त करता है तो बंदा कैसे देता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे जो है ना वो मसले मसाइल होते हैं। आपसे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बीइंग अ मुसलमान हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र ही अदा करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत तो है ही नहीं, ना ही हुकूमत है ना पॉलिसीज़ हैं। हर रोज़ हमें पता ही नहीं होता सुबह क्या होना है, शाम क्या होना है, रात को सोए हैं सुबह पता चला है। मतलब लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। एक बिल्कुल हम अपने नॉर्म्स को कंटिन्यू करते हुए ये तो कह देते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रब की ज़ात जिस हाल में रखे उसका बड़ा शुक्र है। लेकिन अगर थोड़े मसले मसाइल देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशानी का शिकार हैं। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से अगर बात करें तो कौन सी ऐसी मुश्किलात आपको दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल परसों अपनी जो जितने मेरे पिछले इंटरव्यू थे या मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में इंटरव्यू वगैरह दिए गए थे वो आता है, आपको पिछले साल मेमोरी वगैरह में आती है, तो वो ना एक ही जैसे पिछले 4-5 साल से बयानात हमारे चल रहे हैं और मसाइल भी हमारे वही चल रहे हैं। हमें लगता ही नहीं है कि ये इस साल का बयान है कि पिछले साल का है या क्या है। असल में काफ़ी सालों से ज़बूं हाली का शिकार है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो हैं, जाने वाली जितनी भी गवर्नमेंट हैं, उन्होंने इतनी उजलत में सियासी तौर पे अपनी वाहवा करवाने के लिए ऐसे फैसले किए हैं। बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कोई बंदा ये नहीं बता रहा कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। उसकी वजूहात हैं, 2-3 वजूहात हैं। हमारे IPPs के साथ गलत किए हुए मायदे, वो सियासी लिहाज से अपनी वाहवा करवाने के लिए जो इतनी उजलत में फैसले किए जाते हैं, माहदे किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म किए जाते हैं। अगर आपने कोई ऐसा माहदा करना है तो जितना आपका टर्नओवर है, अगर आप 5 साल के लिए हैं तो उसको पीरियड 5 साल के लिए होने चाहिए। IPP के साथ जो माहदे किए गए हैं उसमें कैपेसिटी चार्जेस हैं कि अगर उनकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट की है तो प्रोड्यूस वो 1000 भी कर रहे हैं, हमें उनको 2000 की ही पैसे देने पड़ेंगे और पैसे भी डॉलर्स में देने पड़ेंगे।
बिजली इस टाइम टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद आता है डॉलर। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट है, निगरान सेटअप है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इनको लीड कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया हुआ है। तमाम माफियाज जिन्होंने इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी को एक घुन की तरह एक खा रहे थे, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे थे। अब डॉलर देखें 328 से वापस जो है वो 300 से कम पे आ गया। कल 297 पे था मेरा ख्याल है। तो इसके कम होने से कोई इम्पैक्ट जाता है? हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये माफियाज जो हैं ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये नहीं चाह रहे कि कोई हमारे खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन हो। एक मुल्क में अफरा तफरी फैला दी गई है, हर चीज़ रुक गई है कि पता नहीं इसका क्या बनना है, डॉलर किधर जाना है, डॉलर को और कितना नीचे आ जाना है। जो एक्सपोर्टर्स थे उनके जितने भी आगे मायदे हुए हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो डॉलर बेस को ही देख के हुए थे। जो उनका बायर था वो कह रहा था कि आपके मुल्क में तो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। जो चीज़ $1 में जा रही थी वो उन्होंने 1.75 पे कर दी। जी आपको तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, हमारे डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब अगर डॉलर नीचे आ रहा है ये बड़ी अच्छी खबर है, बड़ा अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कोई होना चाहिए, इसमें कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके आने का तरीकाकार क्या है। एक जगह पे रुक जाते, अब उधर से माफिया को रोका तो माफिया गोल्ड की तरफ आ गया। इसकी वजह यह है कि हम बजाते खुद एक कौम जो है ये करप्ट कौम है। हम उसका सारा मलबा जो है वो इन पे लोगों पे डालते हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं, लेकिन हम खुद भी ऐसे ही हैं कि अपने मुल्क का नहीं सोचते, अपने एक कौम नहीं है। वो दोनों हाथ से बचती है। अगर हम हुकूमत की बात करते हैं, उनकी किरदार की बात करते हैं, तो अवाम का भी उसमें कहीं ना कहीं कसूर है। अब ये देखें कि ये निगरान सेटअप पंजाब में सिर्फ 8 वजीर हैं इनके, ये भी वही काम कर रहे हैं जो पहले लोग कर रहे थे और बड़े मेरिट पे सारे बंदे बनाए गए हैं। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है पिछले दिनों, ऐसे तनवीर साहब से हमारी मुलाकात हुई है। वो ज़राअत में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल के लिए उनकी खुद टेक्सटाइल से ताल्लुक़ है, सारे लोग काम कर रहे हैं। आपका निगरान वज़ीर आला है, वो दिन रात काम कर रहे हैं। बाकी भी जो हैं वफाक में जो बनाए गए हैं मेरिट पे बनाए गए हैं, लेकिन इनको चलने दिया जाए। अगर ये वाला जो आप बात कर रहे हैं कि अभी हमारा कल भी पेट्रोल 26 रुपये बढ़ गया है, ये हमारे IMF से मायदे थे। इनकी तो कोई सियासी अपनी साख है नहीं कि इनको कोई नफ़ा होना या नुकसान होना है ये चीज़ें बढ़ाने से या करने से, लेकिन जो पिछले मायदे किए होते हैं उससे पिछली गवर्नमेंट ने जो IPP के साथ किए थे वो हम भुगत रहे हैं। अब जो हमने IMF से लोन लिया है वो रिटर्न मायदे करके बड़ी सख्त शराइत पे लिया है। अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो आइंदा से उनका ट्रस्ट हम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगर वो देंगे इससे भी ज़्यादा कड़ी शराइत पे देंगे। इसलिए दूसरी जो अच्छी बात है, अभी मैं कल पढ़ रहा था कि जो रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, अब हमारा सबसे बड़ा डॉलर आने का सोर्स सिर्फ रेमिटेंस रह गई है। एक्सपोर्ट हमारी जो है वो तकरीबन बंद होने के करीब है। अब उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, अच्छी बात है। अब वो अगर लीगल तरीके से पैसे भेजेंगे तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। उनके लिए इन्होंने कोई अनामी स्कीमें निकाली हैं, $100 तक बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया है कि कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो सही तरीके से, अब ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसका जो है जितने का वो तकरीबन उतने का है। अब लोग जो है इंशाल्लाह ताला अगर रेमिटेंस लीगली तौर पे भेजते हैं, इसकी स्मगलिंग भी बंद हो जाएगी और गवर्नमेंट के पास भी जो है ना वो रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा डॉलर की सूरत में आ जाएगा। तारिक साहब, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जैसे गुफ्तगू के आगाज़ में बात हुई लोड शेडिंग से रिलेटेड, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बिजली जो है वो पूरी तरह से सेक्टर्स को मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी है तो वो दिन में इसी तरह से है कि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो किसी को भी नहीं पता है कि एक फिक्स्ड आवर तो है ही नहीं है, जब मर्जी बिजली आ रही है जा रही है, तो उससे कितना नुकसान होता है, काम में कितनी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने सेक्टर के हवाले से ही बात करूंगा। तो आपने अभी बिजली की बात की है, तो बिजली जो है वो पहले हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10 से 15% होता था। अब ये जो है 35 to 40% बिजली हो गया, और इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि जिस एक यूनिट का बिल 3 से 4 लाख रुपए आता था, अब उसका 8 से 9 लाख रुपया बिल आ रहा है। बेशक वो यूनिट बंद है 100% या पार्शली बंद है, लेकिन बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें कितने तरह के टैक्सेस हैं। टैक्सेस के नाम देकर ही आप हंसना शुरू कर दें, एक्स्ट्रा टैक्स। अब एक्स्ट्रा टैक्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, इसी तरह ही
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो कोई बंदा इसको बयान ही नहीं कर सकता, अनिलम जेलम जो चल ही नहीं सका। तो अब इस तरह की हजारों टैक्सेस डले हुए हैं, कोई सुनवाई करने वाला बंदा नहीं है। मेरे यूनिट का बिल 3 लाख रुपए आता था, इस मंथ का 9,68,000 बिल है, हर बंदे को मिल लिया है। हमें पता ही नहीं है कि जी बस यही बिल है, हम बेबस हैं। आपसे पैसे लेने के लिए सारे तैयार हैं, लेकिन आपको जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। अब मैं अपने सेक्टर की तरफ आऊँ तो हमारी जो लेबर क्लास है, यकीन करें हम सिर्फ और सिर्फ अगर अपने यूनिट चला रहे हैं, पहले तो हम गुजारिश करेंगे हुकूमत से। राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, हम पिछले तकरीबन 3-4 साल से एक ही तरह की बात कर रहे हैं, और वो जो इस बात की हम बात करते हैं कि यार पेट्रोल 250 रुपए लीटर हो गया, हमारी पहुंच से दूर हो गया, रिक्शे वाला जो है वो उसने किराया बढ़ा दिया। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ तो प्राइसेस बढ़ गई, फेयर बढ़ गए। हम 250 पे रो रहे होते हैं तो अगले हफ्ते वो 250 पे चला जाता है, हम 350 पे रो रहे हैं तो वो 300 पे, अब 331 रुपए हो गया। अब देखिए जब जैसे पेट्रोल बढ़ता है हर चीज की प्राइसेस बढ़ जाती है। हमारी लेबर क्लास जो हमारे पास लड़कियां काम करती हैं वो 15 से 20 हजार रुपया उनकी सैलरी होती थी, बीच में ओवर टाइम डाल के वो 25,000 रुपया कमा लेती थी। तो अब वो अगर वो हम उनकी सैलरी 30 से और 32,000 भी कर लेते हैं तो वो समझ लें कि वो मजीद गरीब हो गए, क्योंकि उनका जो 25,000 का खर्चा था वो 40 से 45,000 हो गया, तो उनकी तो इनकम कम होगी। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यहाँ बैठ के यही बात की थी, मैं चाहता हूं कि मैं अपने हर वर्कर को कम अज कम उजरत 50,000 रुपया दूं, कम अज कम उजरत। लेकिन जो मेरे यूनिट की कैपेसिटी है, जो मेरे कारोबारी हालात हैं, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो कहता हूं और आखिरी दम तक कहना भी यही चाहिए। लेकिन हमारी मायूसी जो है वो नाउमीदी में कन्वर्ट हो गई है। हमारा महीने में 10-10 दिन काम नहीं चलता, हम इन लेबर के लिए काम करते हैं। हमारे पास जो एसेट्स थे वो बेच के, वो किसी भी शेप में थे, बेच के इस यूनिट में ला रहे हैं कि शायद कल को कुछ बेहतर हो जाए, शायद कल को कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन वही बात है, मैंने 2-3 दफा पहले भी कहा कि मर्ज बढ़ता गया जो दुआ की, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ये हमारी लेबर की है। अभी आपने डॉलर आपका तकरीबन ओपन मार्केट में 30 से 35 रुपए नीचे है। हमारा तमाम का तमाम रॉ मटेरियल, एक निडल से लेकर धागे तक, मशीन से लेकर स्पेयर पार्ट तक, हर चीज हमारी इंपोर्टेड है। पाकिस्तान में हमारी एक चीज भी नहीं बनती, तो वो तमाम इंपोर्टेड है और हमसे टीटी रेट पर पैसे लिए जाते हैं। आपका इंटरबैंक का रेट अगर 298 या 300 है तो टीटी रेट 330 है ना, तो पैसे 330 के हिसाब से लिए जाएंगे। अब डॉलर का रेट 30-35 रुपए कम हुआ है, तो माशाल्लाह हम भी इतने अच्छे हैं कि अपने किरदार के गाजी हैं, तो हमने कोई पैसा कम नहीं करना। हमने कहना है कि हमारी 2 माह पहले की परचेज है, हमारा तो वो पहले का है, 2 माह का तो डिस्टेंस है। चाइना से जब बाई सी माल आता है तो 2 माह तो लग ही जाते हैं, तो वो हमारा तो पहले की परचेज है। और हमारे तक जो हम जिनसे लेते हैं बड़े इंपोर्टर हैं कराची में बैठे हुए, उन्होंने तो प्राइसेस बढ़ाई, कम ही नहीं की। तो प्राइसेस 1 रुपए की कम नहीं होती, एक रेडी वाला प्राइस कम नहीं करता, कोई बंदा प्राइस कम नहीं कर रहा। अब प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई हैं आपके अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद होने से। तो मैं अब बात करता अच्छा नहीं लगता चैनल पे, तो पहले भी तो बॉर्डर पे यही लोग थे, हम सिविलियन तो बॉर्डर पे थे नहीं। ये बॉर्डर अगर खुले हुए थे तो क्यों खुले हुए थे, अगर बंद हुए हैं तो क्यों बंद हुए। दोनों फैक्ट्स मैं आज आपके प्रोग्राम में बता देता हूं। अगर प्राइसेस कम होगी तो आपके बिजनेस भी कम हो जाएंगे। आपके मुल्क में जो बिजनेस होते हैं ये तमाम इन्वायरमेंट को देखकर बिजनेस होते हैं। आपके मुल्क की कैपेसिटी के हिसाब से भी यहाँ पे बिजनेस नहीं है, मुल्क की कैपेसिटी कम है, बिजनेस ज्यादा है। आपने अगर आज कट लगा दिया बॉर्डर पे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, जिसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू होना चाहिए। लेकिन आपने सारी चीजें बंद कर दी हैं तो किसान बेचारा रोड पे आ जाएगा। बिल्कुल सर, और इसी हवाले से जैसे आपने बोला कि जितनी आपकी भी इन्वेस्टमेंट होती है, कहते हैं कि कारून का खजाना भी हो तो वो भी एक दिन खत्म हो ही जाता है। आप अपने बिजनेस में अपनी ही सेविंग से जितना लगाते जाते, लेकिन हुकूमत की तरफ से जब कोई भी जो है वो आसान प्लान नहीं दिया जाता है, या आपके जो भी मसाइल हैं, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बात की कि 3-4 साल से वही मसाइल चलते आ रहे हैं, उनका हल नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो जिद्दतों की तरफ जा रही है, AI का दौर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन हमारे यहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी है, आज तक वही जो
है उसमें ही जो है मैं अपग्रेड नहीं की जा सकी। हम क्या करते हैं कि दुनिया जो काम आजकल जो है ना, मिसाल के तौर पे 15 मिनट का काम है वो पाकिस्तान में आज भी 1 घंटे में होता है। तो उसमें आप किस हद तक समझते हैं कि क्या बजट होना चाहिए, क्या हुकूमती पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और इक्विपमेंट के हवाले से आपको स्पेशली जितनी मशीनरी है या और भी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी मुश्किलात हैं जो दरपेश हैं? मैम मसला ये है कि मैंने पिछले साल चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये वाला मसला उठाया था एक्सक्यूज मी। मैंने उनको बताया था कि हम जदीद मशीनरी मंगवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो इंजीनियर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं हैं, इनके मैकेनिक नहीं है। उनसे बात की जाती किसी मशीन इंपोर्टर से, कहता अपने रिस्क पे ये मशीन मंगवा लें, कल को अगर ख़राब होती है तो हमारे पास इसका कोई ट्रेंड बंदा नहीं है। मैंने टैप्टा वालों से बात की थी कि एज अ सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ाएं, जिस तरह आप सिविल पढ़ा रहे हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिक पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, इसको एज अ सब्जेक्ट इसमें शामिल करें, इसकी डिज़ाइनिंग के कोर्स यहाँ पे करवाए जाएँ ताकि हमें स्किल्ड लेबर जो है वो हमारे सेक्टर के लिए मिल सके। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उनके ना होने की वजह से हम अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी में, हमारे हमसाया ममालिक जो इंडिया है, जो दूसरे ममालिक हैं, वो लेटेस्ट मशीनरी मंगा रहे हैं और एक्सपोर्ट में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी चीज़ ये है कि बिजली की बात हो रही थी, हमने पिछले 4 साल से गवर्नमेंट से यही रोना धोना कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें सोलर पे शिफ्ट करें, क्योंकि हमारा जो है वो मशीनें सर्वो मोटर होती हैं, हमें कम लोड की ज़रूरत होती है। अगर 25 kVA से लेकर 50 kVA तक हमें सोलर जो है वो, हमने उनको कहा था कि हमें आसान एक साथ में बिला सूद कर दे दें, इससे हमारा जो मसला है, अगर वो 50 kVA तक देते हैं तो 90% हमारा सेक्टर उसमें कवर हो जाता है। लेकिन इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। सारी दुनिया सोलर पे शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे पूरे सिटी सोलर सिटी के नाम से बन रहे हैं। हाँ, लोग और है वो रिन्यूएबल एनर्जी की हाँ, तरफ जा रहे हैं। इसी हवाले से मैं आपसे मजीद बात करूंगी, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और कारोबारी ज़िंदगी भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है, क्योंकि फैसलाबाद स्पेशली एक सनती शहर है, और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लूम्स बंद हो जाएंगी, कहीं पे भी जो है वो फैक्ट्रियां हैं या मिल्स हैं वो नहीं चलेंगी, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बेरोज़गारी का शिकार हो जाएंगे। हो क्या जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं, और घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ चुके हैं। और इस बेरोज़गारी ने, इस महंगाई ने ना सिर्फ आम आदमी को, आम शहरी को, बल्कि जितने भी हमारे मालकान हैं और पूरे जितने भी सेक्टर को चलाने वाले लोग हैं, ओहदेदारान हैं, वो भी बुरी तरह से मुतासिर हैं। उनके बहुत सारे मसाइल हैं और मसाइल से हमेशा बात की गई है, लेकिन इन मसाइल का आज तक कोई भी मुनासिब हल नहीं मिला है। और क्या फ्यूचर में ये कोई हल निकाल पाएगी हुकूमत, या फ्यूचर में इस तरफ तवज्जो की जाएगी, क्योंकि दुनिया जिद्दतों की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान, बहुत दुख की बात है कि हमेशा पीछे से पीछे की तरफ जा रहा है, बजाय हम आगे जाएं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है वो सफ़े अव्वल में खड़े हों। हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे पास जितनी भी सहूलियात थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो आज का मसला है वो महंगाई है। वो अगर सेक्टर्स नहीं चल रही हैं तो बिजली की जो है वो कमी है, क्योंकि बिजली ना होने के बावजूद भी जो बिल्स हैं वो लंबे लंबे आते हैं। लोड शेडिंग का कोई दौरानिया नहीं है, और आम आवाम बुरी तरह से इससे मुतासिर है। और घरों के अलावा अगर बिजनेस सेक्टर की बात की जाए तो बिजनेस सेक्टर का भी जो है ना वो बुरी तरह से जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे, सर आप बता रहे थे कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज करना स्टार्ट करें तो किस तरह से हम अपनी बिजनेस को मोडरेट कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर सोलर दे दिए जाते हैं, जितना हमारा बिल आता है वही हम उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवा देते हैं, गवर्नमेंट को भी पैसे आ जाते हैं वापस उनके 2 साल में, 3 साल में, जितने भी वो हमें पीरियड देता है, और हम पे भी वो बोझ नहीं पड़ता और मुश्किल एक हमारा हल हो जाता है, वो एसेट हमारा बन जाता है, हमें वो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने पहले से नेट मीटरिंग करवाई हुई थी उनको भी डिस्करेज किया जा रहा है, बजाय इसके कि उनको इनकरेज किया जाए। और बहुत सोलर के भी अगर देखें तो रेट्स इतने हैं कि आप पूरे अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जैसे आप एक अपना पूरा ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उस पर अगर आप सर्व करें तो एक बहुत मेजर जो है मैसिव पार्ट ऑफ जो इनकम है वो उसमें चला जाएगा। अब देखें ना, इसका तरीकाकार सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास वो 50 लाख या 1 करोड़ रुपया ऐसा नहीं होता। हम तो पहले से ये है कि जिसके पास 10 मशीनें थी वो एक एक करके बेच के अपने खर्चे पूरे करता रहा, अपने बिजली के बिल देता रहा। हम सिर्फ और सिर्फ काम पिछले 2 साल से
अपने वर्कर्स के लिए अपनी फैक्ट्रियां चला रहे थे, हमारे लिए वहां से कमाना बिल्कुल नामुमकिन था। अब ये सूरत हाल हो गई है कि मुझे वो याद हैं अल्फाज जो हैं, जब वो धरना दिया गया था नवाज गवर्नमेंट के खिलाफ, तो तारिक अल कादरी साहब हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप तो यहाँ पे आए थे इनकलाब लाने के लिए, तो आया तो नहीं। तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे उनसे लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो बात बड़ी मजे की कही थी। उन्होंने कहा था कि अभी बात किचन तक पहुंची है, जब बात पेट तक पहुंचेगी ना फिर इनकलाब आएगा। अब ये सूरत हाल हो गई है, अब किचन से बात ऊपर चली गई है। अब पेट भरने के लिए बंदे को देखना पड़ता है कि मैंने कल अपने बच्चों का पेट कैसे भरना है। और एक बात और जो है वो कही गई थी, वो ये था कि जो जहां पे इनकलाब नहीं आते ना वहां पे जराइम बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे इनकलाब इस सूरत में भी नहीं आएगा ना तो फिर जराइम, लोग एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे, लोग लूट मार करेंगे अपने बच्चों के। जो क्राइम रेशो अगर आप देखें तो वो बढ़ चुकी है। लोग क्या करें, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करेंगे ही ना। कहते हैं कि अपनी तकलीफ तो इंसान देख सकता है, औलाद की तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। पिछले दिनों आप खबरें सुने कि वो मेरी बात को बिल्कुल सच साबित कर रही हैं कि एक बाप उसने 5 बच्चों को ज़िबा कर दिया, खुदा ना खास्ता, साथ उसने अपनी भी जान ले ली। वो उनकी भूख, उनकी प्यास नहीं देख सकता था। जब बातें यहाँ तक आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये इसके आगे जो लिमिट है ना वो खत्म हो गई है। लोगों को अपना पेट पालना इंतहाई जो है इस टाइम मुश्किल हो गया है। हर बंदा किसी से मिलता है, वो दुआ बन गई है। मेरी पर्सनल प्रैक्टिस भी है कि अभी लास्ट मंथ का जो बिल था तो मैं भी अपने कुछ गैदरिंग में दोस्तों के साथ बैठी थी, तो मैंने ऐसी बात सारी इस्लाम दुआ के बाद, और बिजली का बिल कितना आया, मुझे तो इतना आया। तो ये एक बहुत कॉमन टॉपिक बन गया, हालांकि कभी लोग इस बारे में पहले बात भी नहीं करते। अब मैं देखता हूँ कि लोग सुबह उठते आंखें मल रहे होते हैं, सबसे पहले मीटर पे देखते हैं कि आज यूनिट कितने चले हैं, कि हमारा 200 यूनिट से ऊपर तो नहीं कहीं चला गया। कि ये वाली वो सूरत हाल है कि लोगों को अपनी जिंदगी गुजारने के लाले पड़ गए हैं, अपने पेट पूरा करने के लाले पड़ गए कि हमने पेट का ईंधन कैसे भरना है अपने बच्चों को। वो बाकी चीजें तो खत्म हो गई ना। हमारा देखें जो सेक्टर है ये कपड़ों से रिलेटेड है, ये जरूरियात में मेरा ख्याल है अब सबसे आखिर में चला गया है। सबसे पहले लोगों को पेट की फिक्र है अपनी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये किसी भी आप जगह पे देख लें, किसी भी शहरी के फंडामेंटल राइट्स में से रोटी कपड़ा मकान हम बात करते हैं तो कपड़े के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लास्ट पे चला जाइए जैसे भी है, थोड़ी सी उनकी रैंकिंग अलग हो सकती है लेकिन जरूरियात जिंदगी है इससे, और हम इसे जुटला भी नहीं सकते। प्रायोरिटीज बदल गई है ना। अब तो लोगों को पेट भरना सबसे पहली प्रायोरिटी हो गई कि हमने अपना पेट कैसे भरना, अपने बच्चों का पेट कैसे भरना है और अपने यूटिलिटी बिल जो है ना वो कैसे अदा करने हैं। इसलिए अभी भी ये टाइम है। देखिए श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था, डिफॉल्ट करके उसने दोबारा सर्वाइव किया, उसकी करेंसी आज हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम डिफॉल्ट से बचने के लिए हमने सारी कौम को डिफॉल्ट करा दिया, कारोबारी तबका जितना भी है वो सारा डिफॉल्ट कर गया। उससे क्या होना था, अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपकी एलसीज नहीं खुलनी थी, आपकी इंपोर्ट बंद होनी थी। अब भी एलसीज का वही सूरत हाल है, कंटेनर वहां पे कितनी देर खड़े रहे, उसके बाद अगर हम उनको इजाजत दे भी दी तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उससे किस तरह से सरवाइव करना है, क्योंकि एक बहुत ही हमारा ईमान भी इस चीज़ पे कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, थोड़ा वक्त लग सकता है। जैसे हमने करेंसी की भी बात की, तो करेंसी से अगर टैक्सेस के हवाले से बात करें तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, टैक्सेस के मैं बहुत जो एक अहम आपने बात की है इस पर बात करना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी पीछे गुजर चुकी हैं गवर्नमेंट है या कोई भी है, वो आसान सा हल है। FBR को मिल गया है कि आपने सभा 8400 अरब या 84,000 अरब आपने इकट्ठा करना है। उनके लिए बड़ा ही आसान तरीका है कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर और टैक्स लाद दिए जाते हैं। 11 साल से हमारे मुल्क में नए टैक्स पेयर का सर्वे नहीं हुआ। ये इंतहाई शर्मनाक काम है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका क्या कसूर है कि आप उन्हीं के ऊपर और बोझ लाते जा रहे हैं। मैंने पिछले कितने सालों से जाके खुद गवर्नमेंट के लोगों को कह रहा हूं कि हम जो धागा दे रहे हैं, हम 9 अरब सालाना सेल टैक्स दे रहे हैं जो सारा चोरी हो रहा है। हमें जो इनवाइसेस दी जा रही हैं वो फेक इनवाइसेस हैं, सादा से पेज के ऊपर काट के दी जाती हैं। हमारा जितना भी सेल टैक्स है वो नहीं पहुंच रहा गवर्नमेंट को। अब मैंने कल खबर सुनी है कि सेल टैक्स जितने भी चोर हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना शुरू हो गया है। अब ये देखें, ये निगरान गवर्नमेंट थोड़ी देर के लिए आई है, किस किस के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी, कैसे चीज़ों को एक को संभालते हैं दूसरा इशू शुरू हो जाता है। जब तक हमारे सियासतदान इस मुल्क के साथ वफादार नहीं होंगे ये मामला नहीं होते। जिनको 5 साल का पीरियड मिलता है, अगर वो कुछ करना चाहे तो बहुत ज़्यादा पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे ना किसी को पीरियड पूरा करने दिया जाता है और उसको सियासी शहीद बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लैम्स एक्सक्यूजेज डालता है कि मुझे काम ही नहीं करने दिया गया।
मैं कहता हूं कि कोई नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने टैक्सेस लगे हुए हैं ईमानदारी से उनकी कलेक्शन की जाए, जो टैक्स चोर हैं उनको पकड़ा जाए, जितने लोग हैं उनका हिस्सा उस टैक्स में डलवाया जाए, तो जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर भी कुछ बोझ कम होगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं और उसमें क्या होता है कि हम अपने मसाइल एक हुकूमत को बताते हैं, उस पर इससे पहले कि कोई अमल दरामद स्टार्ट हो, कोई सोल्यूशन की तरफ हम जाएं, तभी क्या होता है कि हुकूमत बदल जाती है। सियासी दाव पे ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उससे बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो बुरी तरह से वो मुतासिर होती है। टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं तो FBR का किरदार क्या होना चाहिए, इस हवाले से मैं आपसे जानूंगी, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं मुल्की हालात की, जहां पे हर सेक्टर जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। बिजनेस कम्युनिटी पे भी जो है इसके बहुत बुरे असरात पड़े हैं। टैक्सेस की बात करें तो जो बंदा टैक्स दे रहा है उसी को मजीद टैक्सेस देने पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ ऐसे टैक्स चोर हैं जो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट तो करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास है और उनका ये जिम्मेदारी है, हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो एक जो लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी एक जो फिक्स इनकम है जिसके बाद आपको टैक्स पे करना होता है, हम जब अपना टैक्स पे नहीं करते हैं तो उसके बहुत सारे मसाइल दरपेश जो हैं वो हमें ही हमारे सामने बहुत सारे मसले आ जाते हैं। उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जिस तरह से हुकूमतें चेंज होती हैं और किस तरह से जो है वो पूरा जैसे टेबल की टर्न चेंज होती है तो बिजनेस कम्युनिटी पे क्या असर पड़ता है, और इस सारे मामलों में FBR को स्पेशली टैक्स के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी हुकूमती पॉलिसियाँ हैं या FBR की तरफ से कौन सा ऐसा प्लान है जो करना चाहिए? मैं क्लियर बात बताऊं जी, FBR खुद नहीं चाहता कि लोग जो है टैक्स नेट में आए। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है, एक बंदा टैक्स नेट में आता है तो उससे आप 50% टैक्स लेते हैं, जो टैक्स नेट में नहीं आता उससे आप 100% टैक्स लेते हैं। तो आपकी कलेक्शन तो जो नॉन टैक्स पेयर हैं उनसे ज़्यादा है। नंबर 2, अगर ये FBR मेरी इस बात से डिनाई करता है तो मैं उनसे सॉरी कर लेता हूँ, क्योंकि इनका रेवेन्यू तो ज़्यादा जनरेट होता है ना। तो इनको इस तरह के इंसेंटिव्स देने चाहिए। एक बंदा ₹1 करोड़ रुपया टैक्स देता है, एक 50 लाख रुपया टैक्स देता है और एक बंदा ₹1 रुपया भी टैक्स नहीं देता। तो सारे जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएं सब एक लाइन में लगे होते हैं। तो जो ₹1 करोड़ रुपया टैक्स देता है उसको कहीं ना कहीं तो फैसिलिटेट करना चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस जाए तो उसको कहेगा ये हमारा गोल्ड सिटीजन है, ये गोल्डन सिटीजन है, इनके लिए अलग से एक क्यू होनी चाहिए, 2-3 बंदे होने चाहिए। इनको बंदा जो है टैक्स नेट में आए, ज़्यादा टैक्सेस दे के हमें इस मुल्क में हम टैक्सेस देते हैं तो हमें फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, हमें मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हमें एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हमें पासपोर्ट ऑफिस में मिलती है, कहीं भी पब्लिक गैदरिंग है या गवर्नमेंट की गैदरिंग है हमें फैसिलिटी मिलती है, हमें अफजल समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? हम कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट को बिल्टअप करने में, हम इनके रेवेन्यू जनरेट करने में, और इसका अल्टीमेटली फायदा भी शहरी को ही होता है जी। लेकिन यहाँ पे हुकूमत में कुछ भी नहीं है। जो बंदा टैक्सेस में आता है, राना साहब की बात को मैं ऑन करूंगा, उसके ऊपर मजीद टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया जाता है। वो बंदा इतना मजबूर हो जाता है, वो चाहता है कि मैं टैक्स नेट में ना हूं, वैसे मैं अनरजिस्टर्ड रहकर डबल दे दूं। इन लोगों ने इस तरह का फियर क्रिएट किया हुआ है। जो हमारे इंस्पेक्टर आते हैं, जो नोटिस लेकर आते हैं, बोगस किस्म की इनके पास बुक्स होती हैं, बोगस किस्म के नोटिस होते हैं, आके आपको डराते हैं। फजूल का एक बोगस आपको 2 लाख रुपए का एक नोट्स बनाकर दे देंगे। हम ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, वकील के पास जाते हैं तो वकील भी सही गाइड नहीं करता। यहाँ पे पूरे का पूरा कुनबा ही खराब है, पूरी की पूरी तानी खराब है। तो वो जब डराते हैं लोगों को तो वो कहते हैं चल यार 2 लाख रुपए का नोट्स है, आप इसको 20,000 रुपये दे दें। हकीकत में वो नोट्स भी जाली होता है, उसके वो लायबल ही नहीं होता टैक्स देने का, लेकिन इस तरह लूटा जाता है टैक्सेस के नाम पे। अब किसी बंदे से टैक्सेस की बात करें, वो उसके ऊपर एक खौफ तारी हो जाता है। अब हमारे हम जो लोग हैं मैन्युफैक्चरर, पूरी दुनिया में SMEs जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। हम जॉब प्रोवाइडर लोग हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं गली मोहल्लों में, तो वो जॉब प्रोवाइड करते हैं उनके डोर स्टेप पे। तो वो हमारे एक फैक्ट्री में 20-20, 25-25, 50-50 खानदान जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है उस पर 75 किस्म के महकमे सुबह से शाम तक उसको तंग करने के लिए आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा महंगाई में पिस हो रहा है। अच्छा, हम जो अभी हमारे काम नहीं चल रहे
उसकी मेन रीजन जो है वो महंगाई है। इतनी ज्यादा महंगाई है, जो हमारा कस्टमर है आज से 4 साल पहले एक सूट वो जो खरीदता था 1500 रुपए का, महंगाई की वजह से वो सूट हो गया 4000 रुपए का। उस कस्टमर की जो कुव्वते खरीद है वो 1500 से कम होकर 200 रुपए पे आ गई है। आपने अभी रोटी कपड़ा मकान की बात की ना, ये 70s का नारा था, भुट्टो साहब ने नारा लगाया था। उस वक्त ना तो बिजली इतनी महंगी थी, ना टेंशन इतनी ज्यादा थी कि आपका 30 से 35% बजट जो है मेडिसिन पे चला जाए। ये जो डाकू हैं बैठे, और इतनी महंगी एजुकेशन नहीं होती थी। हम अगर गवर्नमेंट स्कूलों में मैं पढ़ा हुआ हूं तो हमारी 25 पैसे फीस होती थी, तो फीस तो होती नहीं थी ना। उस वक्त एजुकेशन का खर्चा आपका इतना ज्यादा महंगा होता था। मेरे बच्चे ने अभी मेडिकल में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीसेस जो है 3-3 करोड़, 2.5 करोड़। तो आप बताएं उस वक्त एजुकेशन इतनी महंगी नहीं होती थी, मेडिकेशन आपकी इतनी महंगी नहीं होती थी, बिजली इतनी महंगी नहीं होती थी, तब रोटी कपड़ा और मकान था। अब सबसे पहली जो चीज है आपकी रोटी है, दूसरे नंबर पे यूटिलिटीज बिल आते हैं या मेडिसिन आती है, तीसरे नंबर पे यूटिलिटीज बिल आते हैं, तब जाकर हमारे कपड़े की बारी आती है। तो वहां तक आते बंदे का बजट भी आउट हो जाता है, उधार देने वाले लोग भी खत्म हो जाते हैं। आप दुनिया को देखें, मैं जब होंडा सिटी इंट्रोड्यूस हुई है, ये लॉन्च हुई है 98-99 की बात है, इसकी कीमत उन्होंने $15,000 रखी थी। आज 2023 है, आज भी उसकी जापान में कीमत $15,000 है। जब कंसिस्टेंसी आती है आपकी प्राइसेस में, इस तरह कौमें ग्रो करती हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ कहता है ना कि कौमें इस तरह ग्रो करती, वैसे नहीं करती। आप कंसिस्टेंसी लाएं, प्राइसेस आप मेंटेन रखें। हमारे पाकिस्तान में भी आज से 5 साल पहले तक चले जाए ना तो प्राइसेस बढ़ती थी, लेकिन इस तरह नहीं बढ़ती थी जिस तरह अब बढ़ रही है। अब तो उस वक्त के 1-2 रुपया प्राइसेस बढ़ गई तो काम बड़े अच्छे हो रहे थे। जैसे अभी फ्यूल की भी बात कर लें तो एकदम से जो प्राइसेस हैं वो इतनी रेज कर गई हैं कि आम बंदा जो पहले गाड़ी से बाइक पे आया था, अब मुझे लगता है बाइक से लोग जो है ना वो बाईसाइकिल पे, जो साइकिल है ना उस पे आने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल जब आपके पास आमदनी नहीं है, आपने बड़ी अच्छी बात ये बोली है कि हम जब तक अपनी एक्सपेंडिचर्स में और अपनी इनकम में बैलेंस नहीं लेके आएंगे ना, तब तक हम अपने लाइफ सर्कल को चला ही नहीं सकते। क्योंकि अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आमदन उतनी की उतनी है, बल्कि उससे भी नीचे चली गई है। और आपके घर के अखराजात जो है ना वो आपकी आमदन से 3 टाइम्स ज्यादा हो गए हैं। तो उससे क्या होता है कि आम बंदा जो है ना वो शहरी, जैसे हमने क्राइम रेट की भी बात की है, तो उल्टी सीधी चीजों में मुलव्विस होता है। अब पेड़ तो अल्लाह ने दिया है, उसको भरना भी है, तो उससे लोग जो है वो गलत एक्टिविटीज की तरफ भी जाते हैं। अगर इसी हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि मालकान को तो बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं, उन्होंने पूरा सेटअप चलाना है क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाया होता है बहुत सारे घरों की कफालत का। तो कितना मुश्किल हो गया है लेबर को इस सब में साथ लेके चलना। मैम अभी ये देखें, हमारे सेक्टर की अगर बात की जाए, इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है कि 70% हमारा सेक्टर बंद पड़ा हुआ है। अब 70% सेक्टर बंदा हुआ है तो आप उससे ये देख लें कि कितने हज़ारों लोग नहीं, कितने हज़ारों घरों का रोज़गार ख़त्म हो गया। हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ है ना वो अपनी लेबर की है। हम 5 साल लगा के, 4 साल लगा के उन लोगों को ट्रेन करते हैं, अपनी मशीनों का नुकसान करके उनको ट्रेन करते हैं, वो स्किल्ड लेबर होती है। जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, वो लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं, वो कोई और काम ढूंढ लेते हैं, या कोई बंदा रेडी लगा लेता है, कोई छाबड़ी लगा लेता है। जब हमारे काम दोबारा चलने की बारी आती है तो हमारे पास वो लेबर नहीं होती, हमें फिर नए लोगों को भर्ती करके फिर उनको ट्रेन करना पड़ता है। इस तरह ये स्किल्ड लोग भी ज़ाया हो रहे हैं। सबसे अहम जो बात है मियाँ साहब ने की थी वो औरतों को रोज़गार देने की थी। जो अनस्किल्ड औरतें थी, अनपढ़ औरतें थी, हमारे जो जितने भी थान उतरते हैं उनकी थ्रेडिंग होती है, उनके जो एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं वो काटने, वो अपने घरों में बाइज्जत तरीके से, अब देखें एक मासी के तौर पे अगर वो किसी के घर में काम करती है उसको 3,000-4,000 मिल जाएगा, 2 घरों में कर लेगी 5,000 मिल जाएगा। हमारे वो काम करने से अपने घर में बैठ के उसकी बच्चियां और वो सब लोग मिलके करते थे, 20 से 25 हज़ार रुपया उनके घर में जा रहा था और बाइज्जत तरीके से जा रहा था। पर्दे अपने घर में बैठ के वो काम कर रही थी, वो भी बेरोजगार। अब वो आती हैं हमारे दरवाज़ों पे आती हैं, हमारी फैक्ट्रियों के दरवाजे पे आती हैं, हम मजबूर है, हम क्या करें। हमारी खुद फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। हर बंदा ये सोच रहा है कि इसको मैं सेल करके औने पौने में जिस तरह भी हो
मैं कहीं बाहर निकल जाहिर है जाऊं। आप अपनी जगह मजबूर हैं, उनकी अपनी मजबूरियां। जी, सर जी। आपका बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सर आपको भी बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और मुश्किल हालात हैं और इस मुश्किल हालात में मालिकान मजबूर है डाउन साइजिंग करने पर, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं। जब सेक्टर ही नहीं चलेगा, रोजगार ही नहीं होगा, तो जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारी खवातीन अपने घर में इज्जत से बैठ के कमा सकती हैं, तो उनका रोजगार भी जो है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है, बल्कि मोस्टली जो है वो रोजगार खत्म हो चुका है। हमारी बस यही दुआ है कि हुकूमत इस हवाले से कुछ करे और अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ढेरों ढेर आसानियां पैदा करें। आमीन। इसी दुआ के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। अल्लाह निगहबान।